अनुज, शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपका थर्ड अटेम्प्ट था। पहला रिएक्शन, रिजल्ट जब देखा तो यकीन हुआ? मैम पहला रिएक्शन तो यही होता है कि हम उसको दोबारा चेक करें, अपने रोल नंबर से उसे बार बार मिलाएं, और फिर कहीं ना कहीं यह सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब अगला अटेम्प्ट और नहीं देना है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ रिलीफ लगता है कि अब खत्म हुआ। नहीं, ये अगला अटेम्प्ट अब नहीं देना है। AIR 1 आने पर सिर्फ ये सोचना कि अगला अटेम्प्ट अब नहीं देना है, मतलब बिल्कुल उम्मीद की थी आपने कि मैं बिल्कुल AIR 1 पे पहुंचूंगा? नहीं मैम, बिल्कुल मैं दूर दूर तक कभी सपने में ये नहीं इमेजिन करा था कि AIR 1 आएगी, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैम। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर लक का होता है, तो उसी की बदौलत मुझे लगता है मिलेगी। एकांश, आपका फोर्थ अटेम्प्ट? यस मैम। तो क्या रहा जब रिजल्ट देखा तो रिएक्शन? मैम स्वाभाविक है कि हम एक अच्छे रिजल्ट की कल्पना करते हैं, और क्योंकि इस बार मेरा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो अच्छा हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक मन में कल्पना थी कि एक अच्छा रैंक आएगा, पर इतना अच्छा आएगा वो नेचुरली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, और थोड़ा सपने जैसा लगता है। आने के बाद थोड़ा डिसबिलीव भी होता है कि मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए, तो और एक साथ में एक प्रसन्नता भी होती है कि मतलब इतने सालों की जो मेहनत है वो इतने अच्छे तरीके से जिसका अंत हुआ। तो इन्हीं सब फीलिंग्स के बीच में मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया, और पूरी फीलिंग ही बदल जाती है। इट इज़ अ वेरी। आप अकेले थे उस समय? उस वक्त मैं अपनी ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस में, जिसमें मैं अभी हूँ, उसकी ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं वहाँ पर एक सेशन में था, तो वो सेशन में मुझसे बैठा नहीं जा रहा था रिजल्ट आने के बाद, तो मैं बाहर जाके क्या कहते मैंने फ़ोन किया, और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। ठीक है, राघव, यस मैम। आपका रिएक्शन क्या रहा जब रिजल्ट देखा? तो लगा मेरे फ्रेंड्स मस्ती करने के लिए फेक PDF बना के घुमा रहे हैं मुझे। तो आई वेटेड कि भाई कोई ऑफिशियल सोर्स से कंफर्मेशन है। आई रीचेक द UPSC वेबसाइट, फिर कुछ सीनियर अधिकारी ने एक मुझे कॉल करके बधाई दी, तो आई वाज लाइक कि चलो अब ठीक है, अब मान सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। और आपने किसे फ़ोन किया? आप अकेले थे उस समय घर पे? मैं घर के काम में व्यस्त था। अच्छा। तो मेरे सामने मेरी मम्मी बैठी थी, मैंने उसे बोला कि मम्मी हो गया, अब दिस इज डन एंड डस्टेड। बिल्कुल। दिस वाज माय रिएक्शन। उज्जवल, आपका रिएक्शन क्या रहा? मैम, जब पहली बार टेलीग्राम चैनल पे PDF देखा तो मैंने थोड़ा पेशेंस रखा कि नहीं, फिर उसके बाद UPSC वेबसाइट पे जब उस PDF को देखा और मतलब बिना स्क्रॉल किए नाम दिख गया, तो मैम उस वक्त मैं खाना खा रहा था और मैं कूद गया एंड मैंने चिल्लाया 10, तो मम्मी एंड नानी में बैठी थी, दे थॉट कि खाने में छिपकली गिर गई है। तो मैम दिस वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। बिल्कुल। और साक्षी, आपके लिए कैसा रहा अनुभव जब रिजल्ट चेक किया? मैम मैंने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया। अच्छा। मैं कभी अपना रिजल्ट चेक नहीं करती, मेरी रूममेट मेरा रिजल्ट चेक करती है, तो रीनू ने मेरा रिजल्ट चेक किया, उसने बताया कि हो गया है, तो आई वॉज रिलीव्ड, बट एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा ग्रीफ था कि कुछ फ्रेंड्स का नहीं हुआ है, तो इट वॉज अ मिक्स्ड फीलिंग फॉर मी। अच्छा, ठीक है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुझे तो लगा था कि जिस तरह से मुझे राघव ने और उज्जवल ने रिएक्शन बताए हैं, जो रिएक्शन रहे हैं, मुझे लगा कि इससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती होगी, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इतना प्रिपरेशन जो कर रहे थे, अपने बैकग्राउंड आप सभी के बहुत डाइवर्स रहे हैं। अनुज, आपको लेकर ये बात सामने आई कि आप MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा खासा सब कुछ था, वो पल कब आया जब सोचा कि नहीं मुझे UPSC की तैयारी करनी? क्या वो शुरू से मन में था या बाद में जाकर उसकी प्लानिंग की? जी मैम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रुझान तो था सिविल सर्विसेज की तरफ और इंटरेस्ट भी था, लेकिन मैम वो कहते हैं ना कि एक मोमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक ग्रेजुअल प्रोसेस के दौरान आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ बार बार ऐसी महसूस होती है कि अब मुझे इससे बढ़कर कुछ और करना चाहिए। और एक मैं एक्सपीरियंस मैम आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि मैं कहता हूँ कि एक हेल्पलेसनेस मुझे फील हुई एज ए डॉक्टर, कि हम बहुत लिमिटेड कुछ कर पा रहे हैं, और चूंकि हम उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर्स को दे भी नहीं सकते, उसके लिए बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ज़रूरत होती है, बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो हम जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम अटैचमेंट हमारी में जाते थे, तो हम देखते थे कि वहाँ पे TB के मरीज़ आ रहे हैं, और जिनके पास हम उनको दवाइयाँ तो दे रहे हैं, लेकिन चूंकि TB का एक बहुत बड़ा लिंक उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और वो न्यूट्रिशन शायद उस तरह का नहीं मिल पा रहा है, उनके परिवार की वो क्षमता नहीं है कि वो उन सब चीज़ें उनको मुहैया करा सकें। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो मैम ये मुझे प्रेरित करता था कि बड़ी, तो यानी एक तरह से आप कह रहे हैं कि MBBS करने के दौरान जो अनुभव आपने देखे समझे, बिल्कुल, वो अब आगे भी आपकी मदद करने वाले हैं? निसंदेह मैम। बिल्कुल। एकांश, आपको अगर हम देखें समझे तो मेडिकल अनुज कर रहे थे, आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी,
आपने कब सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? आपका ये 4th अटेम्प्ट था। मैम मेरा यूपीएससी को लेके जो रुझान था वो काफ़ी बचपन में ही बन गया था, और मैं सिविल सेवा के अधिकारियों से काफ़ी एक्सपोज भी था, मैं उनसे बचपन में काफ़ी बार मिला था, जिससे मुझे इस नौकरी की तरफ एक जो रुझान मेरा पैदा हुआ, एक आकर्षण पैदा हुआ, और मेरे माता पिता ने भी क्या कहते हैं उस रुझान को बढ़ाया। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे जो रुझान था उसकी जितनी डेप्थ है, गहराई है, वो मेरे को बाद में समझ में आई, जिससे मेरा और ज़्यादा मन परिपक्व हो गया कि मुझे यही एग्ज़ाम देना है, इसी में अच्छा करना है। और मैंने काफ़ी जल्दी अपने कॉलेज के 1st सेकेंड ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी, और उसके बाद ये मेरा 4था अटैम्प्ट हो गया था। और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगा, पर क्योंकि वो इतना अंदर से मन इतना ज़्यादा वो था, तो जितना समय लगा वो वर्थ इट है। बिल्कुल। राघव, अगर आपको देखें तो आपने इकोनॉमिक्स को लेकर आगे पढ़ाई की है। आपने कब ये तय किया कि मुझे यूपीएससी देना ही देना है? मैम मेरा डिसीजन थोड़ा लेट बना मेरे करियर में, मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर में। मैं कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक्टिव था। मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे थोड़ा काम किया था, मैंने रिसर्च में काम किया था, मैंने लीडरशिप रोल्स में भी काम किए। सो उन सारे एक्सपीरियंसेस के दौरान आई फाउंड आउट कि दीज आर द थिंग्स विच आर मेकिंग पर्पस फॉर मी। तो मैम एक सेंस ऑफ पर्पस मेरे को वहाँ दिखा कि आज से 3 दशक 4 दशक बाद जब मैं अपने लाइफ के पीछे पन्ने पलट के देखूँ तो मैं अपने आप को किस दौर में देखना चाहता हूँ। सो मैम वहाँ पे एक डिसीजन बना कि अपने पब्लिक सर्विस के लिए आगे बढ़ेंगे, लोगों को जितना भी बस पड़े, अपनी जितनी भी रिसर्च की है, जितनी भी पॉलिसी मेकिंग के बारे में जानते हैं, जितना भी ऑन ग्राउंड एक्सपोजर रहा है, वर्क एक्सपीरियंस रही है, उसको अपने करियर में यूटिलाइज करते हुए दोनों के लिए डू वेल डू गुड करेंगे, अपने लिए भी समाज के लिए भी। मैम ठीक है। उज्ज्वल, आप बीटेक जी मैम। आपने कब सोचा? मैम एक्चुअली जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जहाँ से मैंने 10th किया, तो वहाँ के जो फाउंडर थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। आचार्य किशोर कुणाल सर, जो कि एक रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट थे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। और इसी कारणवश जब मेरा जेई एडवांस में नहीं हुआ, तो दोबारा जेई में अटैम्प्ट ना देने के बजाय मैंने सोचा कि नॉर्मली इंजीनियरिंग करके और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। ठीक है। साक्षी, आप अपने बारे में क्या बताएंगी? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉग्निटिव साइंस, इन सब के बारे में पढ़ना, और एकदम से यूपीएससी के बारे में एकदम विचार आया या पहले से सोच रखा था कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है? मैम मेरे को एंथ्रोपोलॉजी मैंने इसलिए लिया था इनिशियली कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। अच्छा। बट उसके दौरान मेरे को किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की फेलोशिप मिली थी, एंड तब मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में बहुत बढ़ गया। एंड फिर कॉग्निटिव साइंस भी मैंने उसी के चलते ही रिसर्च फील्ड में ही करी थी। एंड उसके बाद मेरे को आईसीएमआर की फेलोशिप मिली, एंड फिर उसमें जो मैंने ग्राउंड वर्क किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिसर्च बहुत अच्छी फील्ड है, पर उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया पकड़ती है और ट्रांसलेट होने में टाइम लेती है। तो जिस लेवल पे मैं ग्राउंड वर्क करना चाहती थी, मुझे लगा कि हाँ शायद अब वापस जाना चाहिए अपने ओरिजिनल ड्रीम पे, और फिर सर मैम यूपीएससी की तैयारी करी। बिल्कुल। अनुज, अब आ जाते हैं बिल्कुल मेन टॉपिक पे, जो सब लोग देखना, समझना, सुनना चाहते हैं गहराई से। आपने जब सोचा, देखा, समझा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो बड़ी चीज़ें मुझे आप बताएं जिसके लिए आपने माइंडसेट को तैयार किया और देखा, समझा, किस तरह से काम धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया आपने तैयारी को लेकर? जी मैम, जब मैंने फाइनली ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे यूपीएससी करना है, तो सबसे पहला मैम मैंने फिगर आउट करा कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि 500 नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले वो क्लियर करना था। उसके बाद मैम मैंने सोचा कि अगर मैं तैयारी अपने घर से रहकर कर सकता हूँ और अपनी ये सब दिल्ली की चकाचौंध से दूर यहाँ, तो मुझे लगा सबसे कंफर्ट में अपने माता पिता के साथ रहकर जहाँ से मैं सबसे इजीली तैयारी कर सकता हूँ, मैंने वो चुना। और चूँकि मैं अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ को भी ये कहूँगा कि अपने आप को भरोसा दिलाया कि मैं अपने एकांत में रहकर भी तैयारी अगर कर सकता हूँ
तो वो डेफिनेटली सक्सेस मिलनी चाहिए। तो ठीक है, तो आपने कहा कि अलग रहना है, एकांत में रहना है और सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। और सब्जेक्ट को लेकर जिस तरह से आपने बोला कि सब्जेक्ट को लेकर चुनाव करना या बाकी और चीज़ें देखना समझना, क्योंकि सिलेबस को लेकर जब बात करते हैं तो कई लोगों में कन्फ्यूजन होता है। कई मानते हैं कि अगर आप सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाई करें तो उतना बड़ा सिलेबस नहीं लगेगा, अगर आप ज़्यादा किताबों का सहारा लेंगे तो हो सकता है कि आप उसी में उलझ जाएं। तो कौन से ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं अनुज, मैं समझना चाहूँगी, जो आपने सेट कर लिए थे कि मुझे इस दायरे में ही रहकर आगे पढ़ाई करनी है, आगे पढ़ना है? जी मैम, अगर हम सिलेबस देखेंगे तो मेंस का सिलेबस बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही पॉइंटेड भी है एट टाइम्स। तो अगर हम उसी दायरे में रहकर अगर हम अपना कंटेंट बिल्डिंग करेंगे, क्योंकि आज के समय में जहां कंटेंट की इतनी भरमार है उसमें से हमें फिल्टर आउट करके नॉलेज निकालनी है, जिसे हम बार बार रिवाइज करके उसे कॉन्क्रीट अपने दिमाग में बैठा सकें और उसे अप्लाइड नॉलेज के फॉर्म में एग्जाम में लिख सकें। तो मेरा यही मानना था मैम कि हमें अपने रिसोर्सेज लिमिट करने चाहिए और उन रिसोर्सेज को कुछ अपनी भाषा में अपने नोट्स में उतार लेना चाहिए, जिन्हें हम रिवाइज करना आसान कर सकें मैम। ठीक है। एकांश, जैसा मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि आपने बहुत पहले से सोच लिया था कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और आपका 4th अटेम्प्ट था। आपने कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई, और क्योंकि साल दर साल बहुत सारे लेसन्स भी मिल रहे होंगे, तो क्या कुछ रहा? मैम, सोचने से करने के सफ़र में बहुत लंबा समय हो जाता है, और इस एग्ज़ाम में डायनेमिज्म इतना है, इतने अटैम्प्ट है, तो आप एक स्ट्रैटेजी से आगे नहीं चल सकते। तो आप पहले एक स्ट्रैटेजी से चलते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की तो मेरी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा थी, क्योंकि पहले यही था कि प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें पढ़ाई करनी है, जो भी टेस्ट सॉल्व करने हैं, वो उस तरीके से किया। और फिर जब एक बार ये कॉन्फिडेंस आ गया कि प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो फिर मुख्य परीक्षा की तरफ क्या कहते हैं ज़्यादा फोकस किया। और उसके जो 7 पेपर होते हैं उसमें ये सोचा कि कहाँ मेरी एनर्जी ज़्यादा होगी। मेरी पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ कि जो जनरल स्टडीज़ के हमारे 4 पेपर होते हैं, मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि कॉमर्स में मेरा उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे जितने क्या कहते हैं जनरली सबके आते हैं। और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा एप्टीट्यूड ज़्यादा जनरल स्टडीज़, सामान्य ज्ञान वाले 4 पेपर्स पे ज़्यादा है। तो ऐसे आपको कॉन्टीन्यूसली चेंज करना पड़ता है। और फिर स्ट्रैटेजी मैंने रियलाइज़ किया कि जितना ज़्यादा हम लिखेंगे और जितना अपने आंसर्स को अलग और भरपूर बनाएंगे, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं हमें उसमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे मेरी स्ट्रैटेजी ओवर टाइम इवॉल्व हुई है, और हर अटेम्प्ट में मेरे नंबर इसलिए थोड़े बढ़े, और इसलिए हम यहाँ, यानी जो कमी रही उसको सीखा और अगले अटेम्प्ट में उसको सुधारा है। ये सबसे बड़ा जिसने मदद की है इस पॉइंट ने। राघव, अगर आपकी स्ट्रैटेजी को समझें तो कैसे, क्या कुछ फॉलो किया आपने और हर अटेम्प्ट में क्या कुछ सीखने को मिला? मैम, बेसिक चीज़ें तो सभी लोग सेम करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या अलग किया इस बार पिछले अटेम्प्ट्स के तुलना में, और मैंने अपने लिए क्या अलग किया। तो मैम, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने सोशल मीडिया और एआई का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। मैंने एआई को इतना यूज़ किया कि कभी कभार चैट जीपीटी मेरा हैंग कर जाता था, तो उससे मैं रिसर्चर्स के नाम मांगता था, गवर्नमेंट क्या कर रही है ये पूछता था, क्या करने की ज़रूरत है। मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो माइंड फ्रेम है, मैं चैट जीपीटी को बोलता था कि प्लीज़ मुझे समझाइए, कहीं कहीं से रिसोर्स ला के दीजिए, प्लीज़ मेरा कॉग्निटिव वर्कलोड कम करिए आप। सोशल मीडिया से मैं करंट अफेयर्स निकालता था। सो दिस इज़ समथिंग आई फील कि एक यूनिकनेस जो होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन में, वो आपके अंदर से ही आनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली मैम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको कुछ ऐसा करना है जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव इन योर अप्रोच, आई वुड से मैम। तो यानी तीनों की स्ट्रैटेजी बहुत अलग अलग रही है। उज्जवल, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही प्रिपरेशन के दौरान? मैम, मैंने अपने दोनों मेंस के अटेम्प्ट में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंज लाई। जैसे कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में काफ़ी प्लेन रखा था, स्टैटिक पोर्शन पे कवर अप किया था, बट इस बार मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया। काफ़ी ज़्यादा हद तक कोशिश की कि करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स को मैं अपने आंसर्स में लिख सकूं, और साथ ही साथ मैंने इस बार अपने ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि शायद पिछली बार वहाँ पे मेरी कमी हो गई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे स्ट्रेंथ्स थे उन पे मैं कंसिस्टेंट रहा, और जो मेरे वीकनेसेस थे उन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। ठीक है। और साक्षी, क्योंकि आपने कोचिंग का सहारा नहीं लिया, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने सबसे ज़्यादा मदद की? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? मैम, मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। पहली चीज़ है, जो पहले टॉपर्स रह चुके हैं उनके नोट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिकॉज इतना सारा सिलेबस है तो कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स आपके पास नहीं होते, और वो मेंस के पहले एकदम बनाना या फिर कई बार बनाना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े। तो उस टाइम टॉपर्स के नोट्स बहुत हेल्प करते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, तो वो डायरेक्शन के लिए वो। और दूसरी चीज़, एक ग्रुप सपोर्ट। तो मैं जामिया आरसीए में थी, एंड वहाँ पे हम ग्रुप में एक साथ पढ़ाई करा करते थे।
तो वो बहुत हेल्प करता है इस पढ़ाई को लॉन्ग स्ट्रेच देने में और फोकस करने में उन चीज़ों पे जो कि डिफरेंट होंगी फ्रॉम द लॉट। जैसे कि राघव ने भी बोला कि डायनेमिक जो फैक्टर है आपकी आंसर कॉपी में, दैट विल फेच यू मार्क्स। तो वो एक ग्रुप से अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करके जब लाते हैं तो कई नई चीज़ें आप लिख पाते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है। और क्योंकि राघव ने जिक्र किया एआई का, अनुज आपने एआई की मदद ली, चैट जीपीटी और जो टूल्स हैं उनकी मदद ली? बिल्कुल मैम, बहुत भरपूर मदद ली। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ एक अभ्यर्थी को होता है वो मेंस के अपने आंसर चेक करवाने के लिए। और कई लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं। मैम मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि एआई आज इतना डेवलप हो चुका है कि यदि हम उसे अपने आंसर्स की फ़ोटो भेजें तो बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण वो करके दे सकता है और बहुत आराम से हम अपने आंसर्स भी और मेंस की प्रिपरेशन एआई की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और मैम इंटरव्यू के लिए भी मैं सेम कहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे हम एआई से बात कर सकते हैं और हमारी जो स्किल्स हम इंटरव्यू के लिए चाहते हैं वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। यानी एआई बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। कांच, आप क्या कहेंगे? क्या ये बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है एआई, या फिर डिपेंडेंसी को बढ़ा सकता है? क्योंकि अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। तो आपने क्या एआई की मदद ली? मैम आजकल सब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा टेक एआई पे थोड़ा अलग है। एआई की यूटिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अपने को एआई एक एक्टिव माइंड के साथ यूज़ करना है, ना कि हमें उसका एक पैसिव कंज्यूमर बनना है, क्योंकि अदरवाइज वो भी डेटा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास एक अच्छा मेंटोर हो और हम क्या कहते हैं एक्टिवली हमारा दिमाग यूज़ करें और एआई को इन सब के साथ जोड़ लें, उसके साथ एक निरंतरता बना के रखें, सवाल पूछें, अपने आंसर चेक कराएं, उसको बोले कि ये कैसे बेटर हो सकता है। एक एंगेजिंग फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एआई जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सार्थक है एज़ कम्पेयर टू कि हम एआई से नॉर्मली उसको गूगल की तरह इस्तेमाल करें। इसका मानना ये है कि जैसे मुख्य परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान के हमारे सब्जेक्ट होते हैं उस पर रेलिवेंट एग्जाम्पल निकालना, कोटेशन निकालना, तो वो एक तरह से एक टूल की तरह काम कर रहा है जो हमारी मेहनत को कम कर रहा है और हमारे को और प्रोडक्टिव और बेहतर और तकनीकी होने में लाभ दे रहा है। ठीक है। तो राघव, जैसे आपने बताया एआई ने बहुत मदद की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कहेंगे जिनसे सावधान रहना चाहिए एआई का इस्तेमाल करते वक्त? एकांश ने भी काफ़ी सारी बातें कही हैं। राघव मैम 2-3 टिप्स मैं देना चाहूँगा कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। उसका यूज़ है लेकिन मिसयूज़ भी है उसका। इट कैन बी मिसयूज्ड अगेंस्ट यू इन सर्टेन डिफरेंट मैनर्स। ठीक है। दूसरा बात है कि जो आकांश ने भी बोला कि एआई पर डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। एआई कैन बी ए गुड सर्वेंट बट शुड नॉट बी ए गुड मास्टर। तो टेक्नोलॉजी को डिपेंडेंसी ना बनाए। और मैम एक जो आपका इमोशनल कनेक्ट होता है, प्लीज़ वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ह्यूमंस तक रखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे इमोशनल कनेक्ट और डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है इन लॉन्ग रन में। दीज आर माई 3 टेक्स मैम। बिल्कुल। आपने एआई का सहारा लिया? मैम मैंने एआई का सहारा लिया था। जैसे कि मैं एआई के थ्रू कुछ अच्छे एग्जांपल्स निकालने की कोशिश करता था किसी टॉपिक से रिलेवेंट, या फिर मैं एआई के थ्रू जैसे मेरे कुछ टॉपिक्स होते थे तो उससे मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ ये चीज़ देख पाता था। तो इस तरीके से मैंने एआई को यूज़ किया, बट ज़्यादातर मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो पेन एंड पेपर थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है। अनुज, अब डेली रूटीन, सबका इंटरेस्ट होता है कि टॉपर्स का डेली रूटीन क्या रहता है, कितने घंटे वो पढ़ते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं? क्योंकि कई सारे लोग हैं जो सुबह पढ़ने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, कुछ लोग को रात भर जगना अच्छा लगता है। तो अनुज का क्या रूटीन रहता था? मैम मेरा रूटीन बदलता रहा है, क्योंकि पहले 2 अटैम्प्ट मैंने दिए हैं अपने घर से रहकर। तीसरे अटैम्प्ट में मैं सर्विस में आ चुका था और सर्विस में अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, तो एक रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैम मैं यही कहूँगा कि मैं एक चीज़ फॉलो करता था, वो है कंसिस्टेंसी। अगर मैं कंसिस्टेंटली कुछ क्वालिटी आवर्स निकाल सकता हूँ जिससे मेरी प्रिपरेशन को और मतलब हेल्प होगी और उसमें मैं एड ऑन अपनी नॉलेज पे कुछ करता जाऊँ, अपनी जो पुरानी नॉलेज है उसी को रिवाइज करके सॉलिडिफाई करता जाऊँ, तो उस पर मैं फोकस करता था। और जहाँ तक की बात है स्टार्टिंग के अटैम्प्ट्स में, मैम मैं सिंपल सा रूटीन फॉलो करता था। जब भी सुबह अच्छी नींद खुल रही है, एक बार नींद खुलने के बाद वापस नींद नहीं आनी चाहिए, इतना मैं फोकस करता था। और क्वांटिटी ऑफ आवर्स से ज़्यादा मैम क्वालिटी ऑफ आवर्स पे फोकस होता था। अच्छा, ठीक। वैसे कितने घंटे सोते थे आप? हम 7 से 8 घंटे तो ट्राई करते थे। तीनों अटेम्प्ट में यही रहा कि कम से कम? अच्छा, आपके बारे में ये कहा गया कि आपने बिल्कुल दोस्तों को भुला दिया, रिश्तेदारों को भुला दिया, कॉल्स भी नहीं उठाते थे आप, किसी के इनविटेशन पे जाते भी नहीं थे, ये सच है?
कुछ हद तक सच है मैम। मैं कहूँगा कि मैंने अपनी सोशल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मेरे पास मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे जब मैं घर पर था, जाहिर सी बात है जब मैं ट्रेनिंग में था तब चीज़ें बदल चुकी थी, लेकिन जब मैं पहले रहकर घर पे कर रहा था तैयारी, तब मेरे पास सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे और कुछ दोस्त थे जो पूरे साथ ही मैं तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मेरी मदद हो जाती थी। और मुझे लगता था कहीं ना कहीं जब हम इस सफ़र से बाहर निकलेंगे तब बाकी सबसे वापस जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो यही मेरा। तो एकांश, आपके साथ क्या रहा? सोशल लाइफ बिल्कुल बंद, और खासकर मोबाइल को लेकर कहा जाता है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं जो ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले मोबाइल को साइड कर देते हैं। एआई का सहारा लिया, उसके अलावा मोबाइल या मैं कहूँ इंटरनेट का काम होता था क्या? मैं अनुज से जैसा नहीं था। मैं मतलब मेरी बहुत एक्टिव सोशल लाइफ रहती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सोशल हैं, तो उनके साथ भी सारे सोशल फंक्शंस में जाना, और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे 20-20 साल से मेरे मित्र हैं, तो हम रेगुलरली मिला करते थे। जन्मदिन होता है वैसे मिलना, या मैं तो बल्कि बहुत डिसिप्लिन था अपने ब्रेक को लेके कि संडे को मुझे ब्रेक चाहिए। और लंबे समय तक मैंने तैयारी ऐसी ही करी। मेरे रूटीन में थोड़ा अलग था। मैं ज़्यादा सोता था, रात को 7, साढ़े 7, 8 घंटे, और दिन में 2 घंटा, 2 बार 1-1 घंटा करके। तो मैं कुछ ऐसे पढ़ता था कि जब मैं सुबह उठता था तो मैं उसके बाद 1 घंटा पढ़ता था, फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाता था, फिर मैं 1 घंटा पढ़ता था, फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाता था। तो मैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें, थोड़ा फोकस उस पर रहता था, और बहुत बैकग्राउंड तरीके से पढ़ाई करता था। मतलब पढ़ाई का मेरा मानना सिर्फ ये नहीं है कि जब हम किताब खोलकर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई है। जब मैं सोने जाता था और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा, और उसको अपने माइंड में बार बार दोहरा रहा हूँ, तो वो जो पैसिव लर्निंग है, पैसिव थिंकिंग है, जो आप नॉर्मली कुछ काम करें, जब आप कुछ देख रहे हैं तो उसको सिलेबस से रिलेट कर रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा एम्फेसिस देता था। तो मैं करीब करीब पूरा दिन एग्जाम और एग्जाम के आसपास कैसे आंसर बेटर करें उस सोच से आगे बढ़ता था, और वो रोज़ करता था। ठीक है। आपका रूटीन क्या था राघव? मैम, इनिशियल फेजेस में जब एग्ज़ाम पास नहीं होता था तो आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट। रात में जब शांति होती है, सब लोग सो जाते हैं, जब शोरगुल कम होता है, तो मैं उस टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता था, मैं मॉर्निंग टाइम पे स्विच कर जाता था, क्योंकि हम एग्ज़ाम ही उसी टाइम लिखना है। सो बॉडी का नेचुरल क्लॉक उस हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा। मैम, आवर्स मेरे फिक्स नहीं थे, एग्ज़ाम के नज़दीक बढ़ जाते थे, कई बार 12 से ज़्यादा भी हो जाते थे, एग्ज़ाम के बाद 0 भी हो जाते थे। तो मैम ऐसा कुछ नहीं था। आई जस्ट प्रिपेयर्ड अ प्लान फॉर द डे कि मेरे को आज इस दिन इतने चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, चाहे जितने भी घंटे लगे, जल्दी हो जाए तो भी ठीक, टाइम लग जाए तो भी मतलब एक टारगेट सेट किया और Yes, उसे फॉलो करना है, उसे पूरा करना है टारगेट। Yes, ma'am. ये मेन रहा आपकी स्ट्रैटेजी। उज्जवल, आपने क्या किया? मैम, मेरा डेली रूटीन यही रहता था कि मैं कभी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पे फोकस नहीं करता था कि मुझे इतने घंटे पढ़ने ही है। जब भी मुझे काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं मिलती थी तो दोपहर के समय 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर रात को मैं ज़्यादातर प्रोडक्टिव होता था, उस वक्त ज़्यादा पढ़ता था। और मैम मतलब मैंने थोड़ी सी इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाई की, मतलब मैं ज़्यादा टेबल और चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ता था। मतलब जहाँ भी मौका मिल गया वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो कभी फ़ोन से पढ़ लिया। तो बहुत लोगों को ये भी लगता था ये तो टाइम पास कर रहा है, तो इस तरह से। साक्षी, आपने क्या किया? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? क्या रूटीन रहा आपका? मैम, मैं बिकॉज जैसे आपने सोसाइटी का बात किया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वेक अप अराउंड 7:30 और 8, एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि जब तक लोग उठें तब तक मेरी करीब 4 घंटे की पढ़ाई हो जानी चाहिए, बिकॉज उसके बाद कुछ भी हो दिन में, दैट्स अनसर्टेन, बट दीज 4 hours वर लाइक माई आवर्स ऑफ 4 to 8 वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दे हैड टू बी देयर, एंड बिकॉज ऑफ विच मैं घर भी नहीं जाती थी, बिकॉज घर पे वो सुबह उठ के लाइब्रेरी नहीं जा सकते पर हॉस्टल में जा सकते हैं। तो वो 4 to 8 वॉज माई स्ट्रिक्ट रूटीन कि ये मुझे चाहिए आवर्स। अच्छा, तो आपका भी आपका ये था कि ये मुझे 4 to 8 जो 4 घंटे हैं वो चाहिए ही चाहिए। राघव ने कहा कि नहीं, टारगेट सेट करना है। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं होता था कि घंटों को लेकर ही काम करना है, या टारगेट कोई आप तय करती थी कि आज मुझे इसको पूरा करना ही करना है? मैम, मैं टारगेट नहीं सेट करती थी। आई फोकस्ड कि ये जो 4 hours हैं ये मेरे क्वालिटी आवर्स हैं, एंड इसमें जो भी उस टाइम चल रहा है, लाइक इफ़ आई एम हैंडलिंग 2 subjects एट अ टाइम और 3 subjects एट अ टाइम, उसमें से एक सब्जेक्ट मुझे कोई पिकअप करना है, विच एवर आई थिंक आई एम कंफर्टेबल विद, एंड उस पर फोकस करना है विदाउट एनी इंटरप्शन फॉर दोज 4 hours। ठीक है। अनुज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब प्रीलिम्स की बात होती है, फिर मेंस की बात होती है, फिर इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट एक तरह से होता है, इनके लिए कुछ अलग अलग आपकी तरफ से कुछ मैं कहूँ पॉइंटर्स होंगे? आपने क्या किया? कई लोग कहते हैं प्रीलिम्स टफ है, कई कहते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो ऐसा कुछ रहा क्या? इतने अटेम्प्ट्स में क्या देखा समझा आपने?
हम मैं कहूँगा कि एज सच एक स्टेज को टफ नहीं बोलूँगा मैम सिचुएशन टफ हो सकती है कभी कभार, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम है तो पूरा प्रोसीजर अपने आप में अनसर्टेनिटी लेकर आता है, तो वो टफ हो सकता है। जहाँ तक मैम तैयारी की बात है प्रीलिम्स और मेंस, मैम मैं सब्जेक्ट को कभी क्लासीफाई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में नहीं करता था। अच्छा। उसे होलिस्टिक मैनर में ही पढ़ते थे। स्ट्रेटेजी आपकी प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है मैम, लेकिन सब्जेक्ट को पूर्णता में ही मेरा मानना है कि पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, ये चीज़ मेंस में पूछी जा सकती है, तो उस हिसाब से मैम। अच्छा ठीक। और सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर आपका कुछ कोई राय होगी, कोई एडवाइस होगी? मैम जहाँ तक ऑप्शनल की बात है, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके, क्योंकि एक बार आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, फिर अपने निर्णय को दोबारा सोचना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है मैम, सबसे पहले तो आप अपने जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। एक बार क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यदि आपको महसूस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ और पढ़ाई करके, तो आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए, रादर देन कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से ऑप्शनल में कौन से अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं, उस चीज़ को इतना महत्व नहीं देना चाहिए मैम। कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मॉक टेस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस Yes, ma'am. ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि मेंस में हमें आंसर ही लिखने होते हैं। तो अगर हम घर पे रहकर अपने डेली के रूटीन में, चाहे आप 20 क्वेश्चंस ना लिखें, जो कि पूरा पेपर 20 का होता है, अगर आप 5 भी क्वेश्चंस टाइम बाउंड लिख रहे हैं, एक रूटीन के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है मैम। और जब पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू का टर्न आता है, कहा जाता है कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सही है? मैम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मुख्यतः क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बैकग्राउंड से, जहां से आप आते हैं, क्या आप काम करते हैं, क्या आपने पढ़ाई करी है, तो मुख्यतः सवाल वही रहने वाले हैं। इसके अलावा क्या करंट अफेयर्स में रह रहा है, उस पर अगर आपकी राय मजबूत है, अगर आप वेल अवेयर हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत आसानी से इंटरव्यू हो सकता है मैम। ठीक है। एकांश, आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा आप भी यही मानते हैं कि आप प्रीलिम्स, मेंस और जब इंटरव्यू की बात आती है तो क्या अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या एक ही जैसा अप्रोच लेकर चला जा सकता है, तैयारी की जा सकती है? मैम स्वाभाविक तौर पे स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, पर अब अपन को ऐसा करना रहता है कि जितना हम पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि काफ़ी सिलेबस कॉमन है, तो हम उसको ऐसे पढ़ें और उसमें से जो चीज़ जहाँ फिट होती है उसको वहाँ फिट कर दें। तो हम अगर उसको अलग अलग पढ़ने जाएंगे तो हमारा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो उसको पढ़े साथ में, पर अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाए कि हम उसमें से जो चीज़ हमको रेलिवेंट लगे वो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए यूज़ कर लें। तो मैं उस फोकस पे चलता था कि हम कैसे कम में से ज़्यादा निकाल पाएँ। ठीक है। राघव, आप क्या कहेंगे इस पर? मैम मैं भी एग्री करूँगा जो मेरे फेलोमेट्स कह रहे हैं कि जब पढ़ने की बात है, जब आप पहली मर्तबा उसको पढ़ रहे हैं, उसको एक हॉलिस्टिक ढंग से पढ़िए। अगर जब तक आप उसको हॉलिस्टिक ढंग से नहीं पढ़ेंगे, चीज़ें आपके साइकी में इंग्रेन नहीं होंगी, आप केवल फैक्ट पढ़ेंगे तो फिर वो आप जल्दी भूल जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। एक बार चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए तो एग्ज़ाम के नीड के अकॉर्डिंग उसको आप एग्ज़ाम के पहले दोबारा रिवाइज़ करिए। फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स नज़दीक है तो कुछ चुनिंदा फैक्ट्स निकालिए, कुछ चुनिंदा डेट्स, फिगर्स, फैक्ट्स जो भी हैं आप उसको निकालिए। मेंस नज़दीक हैं तो उन्हीं फैक्ट्स फिगर्स को आप ट्राई करिए कि आप मेंस के पेपर में कोट करके आ पा रहे हैं, और प्लस उसका एनालिटिकल साइड दिखा पाइए। ट्राई करिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख पाएँ, एग्जाम्पल्स लिख पाए, केस स्टडीज़ लिख पाए, जिससे कि आप एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर पा रहे कि यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, इस सब्जेक्ट कमांड है आपके पास। और इंटरव्यू आए तो एनालिटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, एग्जामिनर को दिखे कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्रेम ऑफ माइंड मैम। सो दिस इज हाउ। ठीक है। उज्जवल, आप बताइए, मैम आपका मैं एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? हाँ बताइए। मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की, कभी प्रीलिम्स और मेंस को मतलब बाइफरकेट नहीं किया। एंड मैम आजकल क्वेश्चंस भी काफ़ी अक्रॉस द पेपर्स टॉपिक्स यूज़ हो सकते, तो मैंने इसी तरीके से अपने कंटेंट को कवर किया था। हाँ ठीक है। साक्षी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? मैम आई थिंक मैंने भी जैसे सबने कहा एक इंटीग्रेटेड तैयारी करी है, एंड आई थिंक बस उसमें ये होता है कि प्री से लेकर आपका पर्सनालिटी टेस्ट तक वो डायनेमिक होता जाता है। ठीक है। तो आप स्टैटिक से डायनेमिक होते जाते हैं, बट एक इंटीग्रेटेड तैयारी ही चलती है। हाँ ठीक है। अनुज, कभी मैं कहूँगी ऐसे पॉइंट भी आते हैं जब आप गिव अप करने की सोचते हो या परेशान हो जाते हो, तो इस तरह का मोमेंट भी आया क्या? बिल्कुल मैम, चूँकि नेचर इस एग्ज़ाम का इस तरह का है कि आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करने ही पड़ेंगे, तो निसंदेह ऐसे मोमेंट्स ज़रूर आते हैं, लेकिन उसी समय आपके परिवारजन साथ में होते हैं, दोस्त बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं और दिमाग में ये धारणा होती है कि आज अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर हाथ लगेगी।
तो उसी से मैम मुझे लगता था कि उस लाइट जो लो फेजेस होते हैं उसे को पार करना होता है। हाँ, और आपने कहा कि आप लोग सभी ने कुछ गलतियां की, उन गलतियों से सीखा। मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसी टिप या कोई ऐसा लेसन है जो आपने इस पूरी जर्नी के दौरान सीखा हो और जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं उनको आप देना चाहें, समझाना चाहें? मैम मैं कहूँगा कि जो मेंस की भूमिका है इस पूरे एग्ज़ाम में सबसे बड़ी है, तो अगर हम उसे सबसे बड़ी अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। कुछ लोग जब तैयारी चालू करते हैं वो काफ़ी सारा समय प्रीलिम्स को डेडिकेट करके वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि अगर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी शुरू करें, एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से तैयार करें, उसके बाद वो प्रीलिम्स और मेंस को डिफरेंशिएट करके फिर पढ़ें। ठीक है, एकांश क्या गलती है जो नहीं करनी है? मैम बिना पेपर लिखे एग्ज़ाम लिखने नहीं जाना, कम से कम भी 100, 200, 300 बार अभ्यास करना है। आंसर पे आंसर 1000, 2000 आंसर लिखेंगे तो हमारे सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। बिना उसके सिर्फ ज्ञान लेके एग्जाम में नहीं जाना, लिखने की जो अभ्यास है उसके बिना एग्जाम में मत जाओ, ये गलती मत करो। ठीक है, राघव क्या गलतियाँ नहीं करनी है? मैम एक तो जैसा अभी बताया कि मेंस प्रिपरेशन के बिना प्रीलिम्स प्रिपरेशन में घुसना इज नॉट रिकमेंडेड, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं पहले। मार्केट में मैम काफ़ी हद तक मिसगाइडेंस भी है इसको लेके। हाँ। एंड मैम दूसरा कि सही लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करना। मैम इस फेज़ में काफ़ी नेगेटिव और टॉक्सिक लोग भी आपके नज़दीक हैं, तो आपको उस क्लटर से दूर होना है ताकि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करे, ना कि कुछ गलत डायरेक्शन में जाए। मैम ठीक है, आपकी क्या टिप होगी उज्ज्वल? मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंटेंट से ओवरलोड नहीं करना है। हमारे जो गाइडेंस होनी चाहिए वो PYQs और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनके बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड मैम अपने ऊपर विश्वास रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, बट मैम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, साक्षी आप क्या कहेंगी? जैसे मोटिवेशन के लिए कहा, मैं देख रही हूँ आजकल, क्योंकि मैंने कहा ना सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है, तो मोटिवेशन भी काफ़ी आता है, कंटेंट भी काफ़ी आता है, और इन बीच में कहीं ना कहीं लोग उलझ भी जाते हैं। तो कैसे अपनी सीमा को तय करना है? मैम आई थिंक जैसे आपने मोटिवेशन की बात की, आई थिंक मोटिवेशन उतना वर्क नहीं करता है, डिसिप्लिन वर्क करता है। एंड डिसिप्लिन ही आपको बताएगा कि आपकी सीमा क्या है, आप कितना पढ़ सकते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कितने टॉपिक्स एक साथ हैंडल कर सकते हैं। वो आपको एक रूटीन ही बताएगा, बिकॉज रूटीन एक्ट्स एज अ फीडबैक कि आप कितना हैंडल कर सकते हैं, कितना नहीं। एंड खुद पे हार्श नहीं हुए, जितना आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप वो ठीक से कर रहे हैं तो आई थिंक आप अच्छा करेंगे इस एग्जाम में। बिल्कुल, और समय क्योंकि यहीं पूरा हो गया है, वरना बातें तो बहुत सारी हैं जो हम कर सकते हैं। आप सभी का जो सफ़र है वो काफ़ी यूनिक रहा है, सभी की स्ट्रेंथ अलग रही है, सभी की वीकनेस रही, लेकिन उसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से ओवरकम किया है। अनुज बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकांश आपका भी, राघव, उज्ज्वल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो UPSC की जो जर्नी है वो सिर्फ एक एग्जाम की कहानी भर नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीव की कहानी है। और आज इन टॉपर्स से बात करके एक बात साफ है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, कंसिस्टेंसी से बनती है। अनुज, एकांश, राघव, उज्ज्वल, साक्षी, इन सभी की कहानियां लाखों एस्पिरेंट्स को ये भरोसा दे रही है कि अगर सपना बड़ा है, मेहनत सच्ची है तो मंजिल दूर नहीं है। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।